नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। और आज फाइनली बहुत सारे एस्पिरेंट्स का वेट खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इंडियन पोस्ट के अंदर जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें हमारी ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और वेरियस डाक सेवक्स की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। इतना तो आपको पता ही है, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। ये वैकेंसी एक साल में 2 बार निकल के आती है और इस बार तो इसके नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं और काफी सारी जानकारी को एकदम डिटेल से समझाया गया है। तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। तो यार चिंता क्यों कर रहे हो, आगे इस वीडियो में पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है। साथ ही दोस्तों सैलरी को लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया हमें सैलरी इसमें कितनी मिलेगी, क्योंकि आपको टीआरसीए के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी देखने को मिलती है। पूरा फंड आपको डिटेल के साथ समझा के जाऊंगा। जो प्रोफाइल सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको काम क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहता है, कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, ये कैसे डिसाइड होगा, डाक सेवक की पोस्ट मिलेगी, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट मिलेगी, सारी चीजें इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को ही डिस्कस करेंगे कि भाई ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से शुरू हो रहे हैं, फॉर्म की आखिरी तारीख क्या है और फाइनल मेरिट आपकी कब तक जारी कर दी जाएगी। देखिए दोस्तों, इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन को एक लेटर के साथ अटैच किया गया है, जो कि सभी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल्स को भेजा गया है। सब्जेक्ट में आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन एंड एंगेजमेंट शेड्यूल के बारे में जानकारी दे रखी है। देखिए दोस्तों, ये रहा इसका डिटेल नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है 12 जुलाई 2024 को। कल तक आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी इसको इंटरनली जारी किया गया है। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 के लिए इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, दैट इज ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, साथ ही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, साथ ही डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर इन वैकेंसीज को भरा जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म आप इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर फिल कर सकते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार कितनी हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे वो कल से यानी कि 15 जुलाई 2024 से हो रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो हर बार की तरह आपको 20 दिन दिए गए हैं, यानी कि 5 अगस्त 2024 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही फॉर्म में अगर कुछ गलत हो गई है तो जो करेक्शन विंडो खुलेगी वो 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक रहने वाली है। साथ ही इसका जो फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, फाइनल कट ऑफ जो जारी हो जाएगी वो लगभग आपकी हर साल की तरह 25 अगस्त तक जारी हो जाएगी। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका ठीक ठाक स्पीड से चलता है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी लेने से पहले आपको वैकेंसीज के बारे में बताना चाहूंगा। लास्ट ये वैकेंसी जुलाई 2023 में भी निकली थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पिछले साल 30,041 निकली थी। इस बार भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30,000 से लेकर 35,000 के आसपास निकलने की उम्मीद लगाई जा रही है। ठीक है, वैकेंसीज की जानकारी आपको कल तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज, सर्किल वाइज, डिवीजन वाइज डिवाइडेड रहती है, जिसकी सारी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से दी जाती है। आप किसी भी स्टेट के, किसी भी सर्किल की, किसी भी डिवीजन की वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हैं खुद खोल के। क्लियर है, ये पिछले साल की वैकेंसीज की जानकारी अभी तक वेबसाइट के ऊपर है। कल जब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, वैकेंसीज की जानकारी को अपलोड कर दिया जाएगा। क्लियर है। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होती। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी, एससी, फीमेल और पीएच कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं होती। फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है इन तीनों चारों कैटेगरी के लिए। क्लियर हुआ डाउट? आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन फॉर्म की लास्ट डेट तक होने वाली है। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? 5 अगस्त 2024 रखी गई है। तो 5 अगस्त 2024 तक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। हालांकि यहां पर डेट की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, टी की जगह यहां पर इन्होंने एल लिखा हुआ है। क्लियर है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। एसटी, एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है। बाकी ईडब्ल्यूएस वालों को एज में रिलैक्सेशन यहां पर नहीं होता। पीडब्ल्यूबीडी वालों को 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको भी एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल रहा है।
बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि आपको पता ही होगा, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों। अगर आपने 10th पास कर रखा है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास था 10th क्लास में, तो भाई आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि कितने नंबर के साथ आपने 10वीं पास करी थी, आप एलिजिबल हो अगर आपने 10वीं पास कर रखा है किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड से या फिर स्टेट बोर्ड से। क्लियर हुआ डाउट? अब देखिए दोस्तों, एक और चीज यहां पर लिखी हुई है, एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एज लास्ट ऑफ 10th, यानी कि जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज होगी, रीजनल लैंग्वेज होगी, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लास 10th में आपने वो रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज पढ़ी हो। मान के चलिए आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, उत्तर प्रदेश की लोकल लैंग्वेज हिंदी होती है, अगर आपने 10वीं में हिंदी पढ़ रखी है तो भाई आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। किस स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या है, इसकी सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है। ये लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज है फॉर जीडीएस एंगेजमेंट, जैसे कि आंध्र प्रदेश की लोकल लैंग्वेज होती है तेलुगु, असम राज्य की लोकल लैंग्वेज आसमी है, बिहार की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, छत्तीसगढ़ भी हिंदी, दिल्ली भी हिंदी, गुजरात की यहाँ पर गुजराती है। बाकी स्टेट देख लीजिए, हरियाणा की भी हिंदी होती है, जम्मू कश्मीर की उर्दू और हिंदी होती है, कर्नाटक की कन्नड़ है, केरला की मलयालम है। तो भाई सभी स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज यहाँ पर दे रखी है। करीब करीब इसमें आपके 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरी की अलग अलग लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी दे रखी है। क्लियर है? अब यहां पर हम बात करेंगे अदर क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए 10वीं के अलावा? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इसमें नहीं चाहिए, बस आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, कीबोर्ड पे हाथ चलाना आना चाहिए, ठीक है। ऑन ऑफ तो कम से कम कंप्यूटर को करना आना ही चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी कि साइकिल चलाने की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो तो आपको होगी, साइकिल चलाना मेरे हिसाब से सबको आता है। साथ ही एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, यानी कि रहन सहन, आजीविका के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कैसे भी आप उसको अडेप्ट कर लो। साथ ही दोस्तों देखिए, अगर आपकी 10वीं में सीजीपीए मॉडल था, ग्रेडिंग सिस्टम था, तो कैसे कैलकुलेट करना है? फॉर्म अप्लाई करते टाइम वहां पर आपको अपना परसेंटाइल भरना होगा कि 10वीं में मेरे इतने मार्क्स थे। देखिए, जिन लोगों के अगर 9 सीजीपीए थी, 8 सीजीपीए, 10 या फिर 7 सीजीपीए थी, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, कैलकुलेट करने का तरीका होता है, जितनी भी आपकी सीजीपीए थी, 9 सीजीपीए थी तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 9.5 से, 7 सीजीपीए थी 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। वो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम भरना है, नोटिफिकेशन में जानकारी एकदम क्लियरली दे रखी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, बाकी की चीजें आगे डिस्कस करेंगे। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि भैया इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा, तब तक मजा नहीं आएगा। तो पहले काम समझ लीजिए तीनों ही पोस्ट का। 3 पोस्ट है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और आपकी जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक। जो प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर, यहां पर देखिए, एक काम आपका ये डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इज द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि जो आपकी ब्रांच होगी, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की जो ब्रांच होगी, उसके डेली के आपके जो पोस्टल ऑपरेशंस होंगे, डाक आ रही है जा रही है, वो पूरा ऑपरेशन आपके अंडर आएगा, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंडर आने वाली है। साथ ही दोस्तों जो आईपीपीबी है, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसके जो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड जो काम होंगे, ऑपरेशंस होंगे, कितनी पेमेंट कहां से आ रही है, ट्रांजैक्शन कहां पर गई, ये सारी मैनेजमेंट आपके अंडर ही आएगा। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, ये एक तरीके से पोस्ट ऑफिस का हेड होता है। क्लियर है? आपके अंडर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर आता है, डाक सेवक आते हैं। क्लियर है? दूसरा काम है मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विसेज सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट। देखिए दोस्तों, जो इंडियन जो पोस्ट ऑफिस के प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर कोई भी स्कीम होती है, कोई भी बड़ी योजना है, ठीक है, उनकी मार्केटिंग करना, उनका प्रमोशन करने का काम भी आपका होगा। जो आपकी लोकल ब्रांच है, उस एरिया में लोगों के अंदर आपको अवेयरनेस फैलानी है। अगर कोई नई स्कीम या फिर नया प्रोडक्ट आया है इंडियन पोस्ट ऑफिस का, ये काम भी आपका होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है इन द सिंगल हैंड branch postmaster have the overall responsibility of smooth and timely functioning of the office including mail conveyance and mail delivery। यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के अंदर सारा काम होगा
वो स्मूथ और टाइम पर हो जाए, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंडर आएगी। आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को ऑर्डर करोगे कि भाई जो सारा काम है वो डेली का टाइम पे होता रहे, स्मूथली होता रहे, कोई भी हर्डल ना आए, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंडर ही आने वाली है। साथ ही जो मेल वगैरह आ रही है या फिर जा रही है, मेल की डिलीवरी, वो सारी आपके अंडर आएंगी, ठीक है। फाइनल चेक आप करोगे, क्लियर है। बाकी इन द branch office other the single handed the branch postmaster may be assisted by the ABPM। ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करेगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि आपका सारा काम यहीं पर आसान हो जाता है क्योंकि आपके अंडर एक असिस्टेंट होगा, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसको आप ऑर्डर दोगे। तो भाई ये आपके कुछ मोटे मोटे काम होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के, ठीक है। दूसरा काम होता, दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। साफ सीधी सी बात है, आप ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करोगे। आपके कुछ स्पेशल काम भी है, जैसे कि सेल ऑफ स्टैम्प्स एंड स्टेशनरीज, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिस एक्सेट्रा, डिपॉजिट पेमेंट्स, अदर ट्रांजैक्शंस ऑफ IPPB। यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो पोस्ट ऑफिस के स्टैम्प्स वगैरह होते हैं ना, जो लगते हैं किसी भी मेल के ऊपर, या फिर कुछ भी स्टेशनरी है, एनवलप वगैरह जो भी है, वो सेल करने का काम भी, यानी कि आप उस टेबल पर बैठते हो जहां पर कस्टमर डायरेक्टली उनको परचेज करता है, तो ये काम आपका होगा। साथ ही IPP इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जितने भी काम होंगे अकाउंट से रिलेटेड या फिर डिपॉजिट पेमेंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वो आप करोगे, ठीक है, डायरेक्टली आप करोगे। ब्रांच पोस्ट मास्टर तो आपको ऑर्डर देगा। टू असिस्ट BPM इन पोस्टल ऑपरेशंस इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि आप ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करने वाले हो पोस्टल ऑपरेशंस में। बाकी के यही आपके कुछ काम लिखे हुए हैं। डाक सेवक, डाक सेवक विल बी एंगेज्ड इन डिपार्टमेंट ऑफिस लाइन सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज, यानी कि जो डाक सेवक होगा ना, वो कोऑर्डिनेट करेगा जो डिपार्टमेंट ऑफिस होता है, साथ ही सब पोस्ट ऑफिस होता है, हेड पोस्ट ऑफिस या फिर रेलवे मेल है, इनके बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम आपका होगा। साथ ही डोर टू डोर, ठीक है, आपको मेल डिलीवर करने का काम भी दिया जाता है, जो मेल डिलीवर करनी है या फिर रिसीव करनी है, ये सारा काम आपका रहने वाला है। साथ ही सेल ऑफ स्टैम्प्स स्टेशनरी का काम भी आपका होगा, जैसे कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कर रहा था। बच्चों IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के काम है, ट्रांजैक्शन वगैरह अकाउंट से रिलेटेड, वो काम आपका नहीं होगा, वो केवल असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर का होता है। यहां पर आपका काम केवल डाक से रिलेटेड रहता है, डाक सेवक का, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका पूरी तरीके से काम रहने वाला है। सैलरी के बारे में, एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस कितने रहेंगे सैलरी। देखिए दोस्तों, जो आपकी इसमें सैलरी रहती है ना, वो TRCA के अकॉर्डिंग मिलती है। TRCA का मतलब होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। क्या होता है, यानी कि जितने घंटा आप काम करोगे उतनी आपको सैलरी दी जाती है। एक दिन में आप 4 घंटा काम करोगे, आपकी सैलरी कुछ और होगी। अगर आप 5 घंटा काम करोगे तो आपको सैलरी बढ़ के मिलेगी महीने में। 6 घंटा काम करोगे और ज्यादा सैलरी होगी। मैक्सिमम आप एक दिन में 8 घंटा काम कर सकते हो, मिनिमम आप एक दिन में 3 घंटा काम कर सकते हो, 3 या 4 घंटा ऐसा होता है कुछ, ठीक है। हर साल 3% इंक्रीमेंट आपको अपनी सैलरी में देखने को मिलने वाला है, क्लियर है। हर साल 3% सैलरी आपकी बढ़ती चली जाएगी। जो आपका बेसिक पे होगा ना, बेसिक सैलरी होगी, 3% आपका हर साल बढ़ जाएगा। तो सैलरी देख लीजिए। इसके नोटिफिकेशन में सैलरी की जानकारी दे रखी है। BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर आपको TRCA स्लैब के अकॉर्डिंग 12,000 इनिशियल इन हैंड सैलरी है, मैक्सिमम आपकी 29,380 सैलरी है। लेकिन दोस्तों, ये 4 घंटे काम करने के लिए सैलरी आपको दी जाएगी। अगर आप डेली 4 घंटे काम कर रहे हो तो इतनी सैलरी आपको दी जाएगी पर मंथ। तो TRCA का फंडा क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये मैंने आपको सैलरी की पूरी स्ट्रक्चर समझाने के लिए लिखा हुआ है। ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर ब्रांच पोस्ट मैनेजर भी इसको कह देते हैं, क्लियर है। TRCA फॉर 4 आवर, यानी कि ये आपका TRCA टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस है। 4 घंटे काम करने के लिए 12,000 पर मंथ आपको मिल रहा है। इनिशियल इन हैंड है, ये मैक्सिमम नहीं है। शुरुआत में इनिशियल इन हैंड, मैक्सिमम तो आपका 4 घंटे काम करने के लिए 29,380 रुपए है। यहीं पर अगर TRCA फॉर 5 आवर, आप डेली 5 घंटे काम कर रहे हो, तो यहां पर आपको सैलरी में महीने के हिसाब से 2,500 इंक्रीमेंट मिलेगा, 14,500 पर मंथ मिलेगा।
5 घंटे की जगह अगर आप 6 घंटे काम कर रहे हो तो यहां पर 2,500 और ऐड हो जाएगा, आपका मंथली इनिशियल इन हैंड अलाउंस जो हो जाएगा वो 17,000 रुपए हो जाएगा। क्लियर है? वहीं पर अगर आप ज्यादा काम कर रहे हो 19,500 आपका हो जाएगा अगर आप यहां पर 7 आवर काम कर रहे हो। मैक्सिमम 8 घंटा आप काम कर सकते हो पोस्ट ऑफिस के साथ, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये होता है TRCA। काफी सारे लोग ये सोच लेते हैं कि भाई 8, 10, 12 घंटे काम करने के लिए आपको 12,000 या फिर 29,000 सैलरी मिलेगी मैक्सिमम। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आपका TRCA होता है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। सैलरी आपको थोड़ी अलग मिलती है, जैसे कि होमगार्ड को मिलती है ना, ऐसे होता है आपका। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर जो इनिशियल इन हैंड TRCA होता है वो आपका 10,000 रुपए पर मंथ होता है। ये मिनिमम है 10,000 रुपए पर मंथ, मैक्सिमम आपका 24,470 रुपए होता है। हर साल सैलरी में 3% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, और ये भी 4 घंटा काम करने के लिए है। अगर 4 घंटे की जगह आप 5 घंटा करोगे, 6 घंटा करोगे तो आपका TRCA अलाउंस यानी कि सैलरी आपका बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो भाई ये आपकी सैलरी है। GDS ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर भी 10,000 पर मंथ मिनिमम है, मैक्सिमम आपका 24,470 है 4 घंटे काम करने के लिए। समझ गए? और प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। अगर अब आपका सिलेक्शन ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर होने जा रहा है ना, या फिर आप सिलेक्शन ले लेते हो, 2 साल के अंदर ही आप 2 इयर्स के अंदर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन हो जाता है। मेल गार्ड की पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन हो जाता है। मेल गार्ड, ग्रामीण डाक सेवक से मेल गार्ड की पोस्ट के ऊपर कुछ लोग को प्रमोशन वहां मिलता है, कुछ लोग को MTS की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन देखने को मिल जाता है। आप ऑफिस सेक्शन के अंदर ही रह जाते हो। साथ ही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट से आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट मिलती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट से आपको हेड ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट मिलती है। और ये सब कुछ 2 साल के अंदर होता है, क्योंकि हर साल एक डिपार्टमेंटल वैकेंसीज कंडक्ट कराई जाती है हर साल, बहुत ही लार्ज नंबर पर सर्किल वाइज। ठीक है? वहां पर आप फॉर्म अप्लाई करते हो, वो डिपार्टमेंट के लोगों के लिए होता है। और अगर खाली प्रमोशन निकल रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, या फिर वैकेंसीज खाली है, वो आपको कम से कम 4 साल के बाद मिलेगा। ठीक है? जब ये वैकेंसी निकलती है ना डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, तो वहां पर लिखा होता है कि आपने कम से कम 2 साल काम किया हो ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर, तो भाई आप एलिजिबल है। तो जितने भी GDS हैं उनको कम से कम 2 साल के अंदर प्रमोशन देखने को मिल जाता है। तो यार 2 साल के अंदर आप अपर पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, तो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। आप ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट से हेड ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट से पद तक पहुंच सकते हो। तो ये एक ठीक अपॉर्चुनिटी है, देखने में लगती है शुरुआत में। सिलेक्शन क्राइटेरिया फिर सिलेक्शन प्रोसीजर को समझने की कोशिश हम करेंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक सिंगल स्टेज के ऊपर टिका होता है, और वो सिंगल स्टेज होती है हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। बट उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। यानी कि एक मेरिट लिस्ट जनरेट करी जाएगी, उसके बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद फॉर्म की स्क्रूटनी होगी जो कि 5-6 दिन के अंदर कंप्लीट कर ली जाती है। उसके 15 से 20 दिन के अंदर एक फाइनल मेरिट जारी करी जाएगी, तीनों पोस्ट की अलग अलग। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की अलग मेरिट होगी, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, सर्किल वाइज, डिवीजन वाइज। ब्रांच पोस्ट मास्टर की कट ऑफ अलग होगी। ठीक है? ये कट ऑफ जो बनेगी आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। 10वीं में आपके कितने नंबर थे उसके बेसिस पर बनेगी। जनरल, OBC, ST, SC, EWS, मेल फीमेल की कट ऑफ आपको अलग अलग देखने को मिलने वाली है। ठीक है? जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता, केवल 10वीं के मार्क्स के बेसिस पर एक मेरिट बनती है और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। बिना किसी एग्जाम के आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाता है ये। और इसमें आपको कई सारी मेरिट देखने को मिलेगी। एक मेरिट आपकी बनाई गई, ठीक है, उसके बेसिस पर काफी सारे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। उसके बाद वैकेंसीज खाली रहेगी, दूसरी मेरिट बनाई जाती है। जब तक सारी वैकेंसीज भरी नहीं जाती, चाहे उसमें आपकी 2 मेरिट बने, 3 बने, 4 बने, 6 बने, एक बार ऐसा हुआ था 6 बार मेरिट बनाई गई थी, तो आपकी कई बार इसमें मेरिट लिस्ट जारी करी जाती है। अब तो कंपटीशन इसमें काफी कम रहने लगा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, तो सिलेक्शन के चांसेस थोड़े बेहतर इसमें होने लगे हैं। ST, SC, EWS वालों को तो बहुत फायदा है, क्योंकि कट ऑफ में काफी डिफरेंस होता है इन कंपैरिजन ऑफ जनरल कैटेगरी। क्लियर है? तो भाई फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा अगर आपने 10वीं पास कर रखा है और आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है। एक और चीज यहां पर इन्होंने क्लियर कर रखी थी, द प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट वुड बी क्लोज्ड एंड नोट फर्दर लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इशूड आफ्टर 31/12/2024। 31 दिसंबर 2024 तक
ही फाइनल मेरिट जारी करी जाएगी। जितने भी इनको लिस्ट जारी करनी है वो 31 दिसंबर तक करी जाएगी। 31 दिसंबर के बाद कोई भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी नहीं करी जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो पहले साइकिल की वैकेंसी निकलनी है जनवरी 2025 की। तो भाई सिलेक्शन प्रोसीजर इसका पहले ही पूरा हो जाता है। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो गया, जो भी पोस्ट मिल है वो मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही तैयार करने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी मार्कशीट, 10वीं पास वाली एलिजिबल है तो 10वीं की मार्कशीट बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए होगा, आपका आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है, जो कि ये वेरीफाई कर दे कि हाँ भाई आप 18 साल के हो और आपका नाम ये है, क्लियर है, और मतलब आपकी 10वीं के नाम से मैच कर रहा है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है, पीडब्ल्यू कैटेगरी के अगर कैंडिडेट है तो वो सर्टिफिकेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपने कोई रिजर्वेशन लिया है। ट्रांसजेंडर कैटेगरी वालों का आपको अपना सर्टिफिकेट लगेगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी आपका लगेगा, उसके लिए 10वीं की मार्कशीट चल जाती है, पासिंग सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, क्लियर है। तो भाई ये आपके कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको पहले ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे और बहुत ज्यादा इसमें कोई इशू नहीं आएगा। फॉर्म अप्लाई अच्छे से करिएगा, क्लियर फोटो आपको अपलोड करना है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते टाइम। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी ले जानी पड़ेगी, ठीक है, वो आपको वहीं पर सबमिट करनी होती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको ले जाने हैं, जो कि वहां पर आपको अपने वेरीफाई कराने होते हैं, क्लियर है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कोई आपको नंबर इसमें नहीं दिया जाता, ये तो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद होता है। तो भाई ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे काम वगैरह से रिलेटेड। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो आपके एग्जैक्टली कल से 15 जुलाई 2024 से होने जा रहे हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। कल आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत डिले या फिर लेट होता है, देखे होने को कुछ भी हो सकता है, मैं आपको इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो भाई नोटिफिकेशन ये इसका जारी हो चुका है। वैकेंसी की जानकारी आपको कल ही मिलेगी। एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि अराउंड 30,000 के आसपास ही इस बार आपको टोटल वैकेंसीज देखने को मिलेगी। बाकी की जानकारी और ज्यादा डिटेल से मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।